पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। देखिए ये आपकी पेपर 3 की आज अंतिम कक्षा है ना। सो ये मान के चलो पेपर 3 भी खत्म आज से। तो पेपर 1 कंप्लीट हो गया, पेपर 2 कंप्लीट हो गया, पेपर 3 कंप्लीट हो गया। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है, क्या उम्मीद थी इतनी जल्दी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग पहले शुरू में बहुत डर रहे थे ना कि मैम कैसे होगा कोर्स, मैम पेपर आ जाएंगे, पता चले कोर्स ही नहीं कंप्लीट हुआ। अब बताओ आपकी एक तो ग्रेड्स वाली भी क्लास शुरू हो गई है ना। अब देखो कल मैं आपको ना आज शाम को टेलीग्राम पे बता दूंगी कि आपकी कल जो आप परसों से जो मान लो क्लासेस कल परसों से शुरू होनी है, तो वो हम योगा वाली लेके आए या हम आपकी वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, इन्हीं दोनों में से कोई शुरू करने का प्लान है। सो जैसा होगा देखते हैं, क्योंकि कंटेंट भी देखना पड़ता है ना। जो मेरे पास होगा फिलहाल अवेलेबल उसी पे करेंगे। बाकी हमें पता है समावेशी शिक्षा भी लोग बहुत वो कह रहे हैं, लेकिन मैं अकेला आदमी अकेली क्या कर सकती हूँ बताओ। एक ही एक सब्जेक्ट तो पढ़ाऊंगी, 2 क्लासेस से ज़्यादा हम ले नहीं पाते हैं, मेरे पास थोड़ा सा समय का भी अभाव रहता है ना। बाकी आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी आप पीजी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, आपको हर जगह पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे समायोजन। देखो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कल वाली की जो आपकी क्लास है प्रकार सिद्धांत वाली, जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है ज़रा देख आना एक बार, और जिन बच्चों ने देखी है वो ज़रा फटाफट से बता दो, जिन्होंने नहीं देखी कि उनको कितनी बढ़िया थी। चाचा वाचा आए थे उसमें है ना प्रॉपर बढ़िया, तो वो ज़रूर बता देना। चलो आज हम लोग देखते हैं समायोजन। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा आप उनसे डिस्कस करिए जिनका विवाह हो चुका है, चाहे से अपने क्लास में रेयांश की मम्मा, शौर्य की मम्मा है, इन लोगों को पता है सबसे ज़्यादा कि जीवन में कितना समायोजन करना पड़ता है विवाह के पश्चात। सो आइए देखते हैं समायोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सबको पता है कि परिभाषाएं तो हमको वैसे भी अलग अलग फिलोसफर्स के अनुसार पढ़नी होती हैं। तो आइए देखो, समायोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आयोजन किससे मिलकर के बना है याद रखना, पहला एक सम धन आयोजन। अब देखो मैम लिख भी नहीं पा रही, आप लोग सोच रहे हो ना यहाँ आपके पास, मेरे पास पेन कॉपी नहीं है। अब देखो सम का अर्थ होता है भली भांति या अच्छी तरह से या समान रूप से, तथा आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था, अर्थात देखो अर्थात उचित तरह से व्यवस्था करना, यानी कि एक समान व्यवस्था करना या आप उचित तरीके से किसी के समक्ष व्यवस्था करना। इस प्रकार समायोजन से तात्पर्य सुव्यवस्था से है, अर्थात अच्छे तरीके से परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, जिससे व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं एवं मानसिक द्वंद्व उत्पन्न ना होने पाए। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक मान लो, वेट फॉर अ मिनट, बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक बिटिया की शादी हुई। अब ये जो लड़की है, देखो बिटिया भी नहीं लिख पा रहे हैं, ये ना थोड़ा काम नहीं कर रही है स्क्रीन आज, रुको। तो देखो क्या होता है, शादी हुई, शादी के बाद में ये लड़की पता है सब कुछ समायोजन ही बनाने की कोशिश करती है। कैसे कि अब भाई नए नए घर में गई हैं अगर, तो इनको कुछ तो पता नहीं कि हल्दी का डिब्बा कहाँ रखा है, मिर्चा का डिब्बा कहाँ रखा है, धनिया का डिब्बा कहाँ रखा है, ना तो इनको ये पता होता है कि झाड़ू कहाँ रखी है, ना तो ये पता है। बहुत डरी हुई होती हैं लड़कियां जब न्यू न्यू शादी कर करके अपने ससुराल में जाती हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैम आपकी शादी हुई है इसका मतलब आपको एक्सपीरियंस है, या मैम नहीं हुई है तो आपको कैसे पता है। देखो एक बात बताओ, ब्याह नहीं किया तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि शादी में पार्टी में गए नहीं, बारात में गए नहीं, हम बारात नहीं की तो बारात में गए तो है ही है मान लो। अब देखो अच्छा, तो क्या होता है कि जब ये जाती हैं वहाँ, तो जैसे जेठानी ने कह लिया ऐसा करो नाश्ते में ये बना लो, है ना, ये पसंद है। उधर सास ने बोला कि ऐसा करो नाश्ते में ये भी बना लो, ये जो है पापा खा लेंगे। उधर हस्बैंड ने बोला ऐसा करो यार ना सुबह बढ़िया से ब्रेड रोल बना लो, मैं ब्रेड रोल खाऊंगा। अब आपको देखो सास की तो सुननी ही सुननी है, सीधी सी बात है, भाई जेठानी की भी सुनोगे। और फिर हस्बैंड से तो शादी हुई है, उसी से एक दिन पहले आप 7 फेरे लेकर के आओ, उसकी तो माननी ही पड़ेगी। तो अभी फिलहाल इतनी जल्दी तो 7 वचन भूल नहीं जाओगे, मान लो जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तो भले भूल जाओ। तो कुल मिला कहने का मतलब है, अब ये जो लड़की आई न्यू न्यू शादी करके, तो ये क्या कर रही है, समायोजन स्थापित कर रही है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई काम ना हो जिससे जेठानी हो, चाहे सास हो, चाहे हमारा हस्बैंड ही क्यों ना हो, उसके मानसिक, उसमें कोई मानसिक द्वंद्व हो जाए। अब फिर आगे चल के मानसिक द्वंद्व तो उत्पन्न होता ही है भाई। एक लड़की के कब तक तीनों का फेवरेट बनाती रहेगी। एक दिन उसने अपनी जेठानी से कह दिया कि यार ऐसा है, देखो जो पापा के लिए बनाया या जो अपने हस्बैंड के लिए बनाया उसी से यार मैनेज कर लो। तो बस उसी दिन से खत्म काम। क्या खत्म काम का मतलब ये नहीं कि लड़ाई लड़ लिया, मतलब छोटे छोटे द्वंद्व उत्पन्न होने लगते हैं, लेकिन इसी को कहते हैं समायोजन। अर्थात एक जनरल एग्जांपल दिए जिससे आप सभी समझ पाओ। अब देखो समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन या अनुकूलन भी कहते हैं। किसी परिस्थिति में मानव के द्वारा सामंजस्य बनाए रखने के लिए कृत समुचित व्यवहार ही समायोजन है। मानव के स्वस्थ तथा सफल जीवन यापन के लिए समायोजन आवश्यक है। यदि मानव ऐसा करने में सफल होता है तो उसे सुसमायोजित कहा जाता है, एवं ऐसा करने में असमर्थ रहने पर वह तनाव
कुंठा तथा चिंता से ग्रस्त रहता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लो अगर वो ये काम नहीं कर पा रही है, वो लड़की अगर वो ये चीज बोल भी नहीं पा रही है अपनी जेठानी से, तो पता है उस लड़की के अंदर क्या रहेगा, टेंशन रहेगी, मन ही मन वो इरिटेट होगी, परेशान होगी। वो क्या कर सकती है वो अकेले, और उसकी न्यू न्यू शादी, वो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकती भाई, शुरू शुरू में समझाया जाता है ना। फिर देखो, तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, तब तक कुसमायोजित कहा जाता है। मतलब जब वो इतना ज्यादा परेशान होती है ना, तब इसका मतलब क्या है कि वो कुसमायोजित है, वो समायोजन वाली परिस्थिति में नहीं है। अतः समायोजन एक प्रकार की प्रक्रिया है। अब यहाँ से समझो अल्टीमेट डेफिनेशन आपको लिखने का है कि समायोजन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं तथा संतुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। स्किनर ने समायोजन को एक अधिगम की प्रक्रिया माना है। मतलब जो समायोजन है आपका, वो क्या है, एक लर्निंग की प्रोसेस मानी है। ये किसने माना है, तो स्किनर ने माना। अभी हम आपसे थोड़ी देर बाद ही पूछेंगे कि समायोजन को एक अधिगम प्रक्रिया किसने माना है, तब आप क्या बताएंगे, बताओ फटाफट से कमेंट कर दो कि क्या बताएंगे। अगर देख के भी नहीं बता पा रहे हो तो अभी हाल डंडा उठाया रहे रुको। अब देखो, उसके बाद में आइजेनिक ने क्या कहा कि किन्हीं दो अवस्थाओं में सामंजस्य की स्थिति को समायोजन कहते हैं। एक आदमी कह रहा है कि रेड कलर की साड़ी पहनो, एक आदमी कह रहा है ब्लू कलर की भी साड़ी पहनो। तो उन्होंने क्या किया कि भाई रेड कलर की साड़ी पहन ली और ब्लू कलर का मान लो उन्होंने स्टोल ले लिया। तो कुल मिला के दोनों परिस्थितियां, मतलब ना तो यही गुस्सा हुए ना तो यही गुस्सा हुए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इन्होंने समायोजन ही तो कर लिया इनका, लेकिन पिंक पहनने का मन था। बस यही सामंजस्य है जीवन में जो समझना पड़ता है चीज़ों को। उसके बाद में बेरिंग वेल्ड और लेकफील्ड के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई, कोलमेल के अनुसार ये डेफिनेशन। अब आप ये जो जितनी ये डेफिनेशन सबके अनुसार दी गई, आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। अब देखो समायोजन के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले नवीन परिस्थितियों का ज्ञान, नियंत्रण एवं उनके अनुकूलन व्यवहार करना। सीधी सी वही एग्जाम्पल पूरा एकदम सटीक बैठ रहा है कि वो लड़की जब शादी करके आई, रुको जरा बिटिया, एक लड़की भी बना दें आप लोगों के लिए, रुको, वेट फॉर अ मिनट, घड़ा बना देते ना यहाँ पे। अभी पीछे से बनाया, अब क्या बिना नेक दे मुंह भी देख लो कि मैम फ्रंट से क्यों नहीं बनाया। ये चुटिया है उनकी पीछे की। हाँ, अभी बिना मुंह दिखाई हुई नहीं कि इनको मुंह दिखा दें हम। वैसे मुंह नहीं दिखाई होती हम लोगों के यहाँ, पहले नेक चलता है, ठीक। तो नेक जब गूगल पे कर दीजिएगा तब आपको फ्रंट से दिखा देंगे। तो जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने क्या किया, नई नई सब परिस्थितियाँ थी, तो इन्होंने क्या किया, सामंजस्य बैठाए, वो अनुकूल व्यवहार करने की प्रयास किया। प्रयासरत रहते हैं, बाकी 1 साल 2 साल अगर टिक जाए तो समझो ठीक, नहीं तो चौका चूल्हा अलग मानो। उसके बाद में देखो, समाज के अन्य सदस्यों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और सामाजिक जागरूकता का गुण तथा उचित संवेगों का प्रदर्शन, वास्तविकता तथा प्रत्यक्षीकरण और चिंतन की में परिपक्वता, आत्मसंतुष्टि एवं आत्मसम्मान, साहसी समस्या समाधान में कुशलता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, पर्याप्त आकांक्षा स्तर एवं मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि, सकारात्मक व्यक्तित्व और उत्तरदायित्व लेने की योग्यता, स्वयं का निरंतर मूल्यांकन और अंतर्दर्शन के आधार पर व्यवहार में संशोधन, पर्यावरण एवं परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाने की क्षमता, सामाजिक संवेगात्मक रूप से अस्थिर परंतु संतुलन व्यवहार। अब समायोजन की प्रकृति कैसी होती, नेचर कैसा होता है एडजस्टमेंट का, देखो समायोजन एक सहज प्रक्रिया। भाई सीधी सी बात है, ये हम चाह रहे हैं तो ही तो हम जो है उस परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल कर पा रहे हैं ना। ये अपने ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। परिवर्तनशील का प्रक्रिया का मतलब ये है कि आज हम इस तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, कल हम पता चले दूसरी जगह गए, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हम अपने घर में अगर मान लो एसी में रह रहे हैं, अगर हमको कहीं रिश्तेदारी में जाना है या कहीं ऐसी परिस्थिति में हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो वहाँ पे भी हमको एसी ही चाहिए। अब नहीं है तो हम सीधी सी बात है क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट मान लो लाइफ का काम ही है एडजस्ट करना। ये एक निरंतर संचालित होने वाली गतिशील प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि आप एडजस्ट कर रहे हो बस, हाँ जीवन में एक बार एडजस्टमेंट आता है बेटा, 2 साल एडजस्टमेंट कर लो फिर लाइफ एकदम अल्टीमेट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हो सकता है आप न्यू कॉलेज में एडमिशन अगर आज लिए हो, बीएड में अगर आप अपने कॉलेज गए हो तो वहाँ पे भी आपको एडजस्ट ही करना पड़ रहा हो। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके पुराने जैसे दोस्त नहीं है। अब वो भले अलग की बात है कि कल को ऐसा सीन बन जाए कि आपके बीएड से अच्छे दोस्त रह ही ना जाए। क्यों? क्योंकि कोई देख थोड़ी ना आया कि कब कितनी अल्टीमेट दोस्ती किसके साथ हो जाए, है ना, वो अलग की बात है। लेकिन अभी हो सकता है आप न्यू हो वहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, बस ये सब चीज़ें रहती हैं। उसके बाद में देखो, यह कभी पूर्ण ना होने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि वही हमने बताया कि हाँ जीवन में बस 2 साल समायोजन आपने एडजस्ट कर लिया तो अब सब ओके, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे आपको चीज़ें एडजस्ट ही करनी पड़ेंगी, है ना। समायोजन एक सहभागी और अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया है जो निर्भर रहती है एक दूसरे पे। भली भांति समायोजित व्यक्ति की
विशेषताएं देखो। भली बात इस समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित है। शारीरिक दृष्टि से समायोजन, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को अपने आप से तथा वातावरण के साथ समायोजन करने में अत्यधिक सुविधा होती है। जिस बालक को समायोजित कहा जाता है उसके अंदर स्वास्थ्य तथा विकास संबंधी विशेषताएं पाई जाती हैं। संवेगात्मक रूप से समायोजन करना, है ना। तो देखो इमोशनली एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। किसी किसी का नेचर ना बहुत र्यूड होता है, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती प्यार से बोलना पड़ता है। क्या करें, अब उनके सामने तो प्यार से बोल लेंगे ही ना, वरना लड़ाई नहीं हो जाएगी। आप समझते नहीं है बात को, निकल पड़ते हैं रात को, फिर कहते हैं मैम अंधेरा है टॉर्च दे दीजिए। अब बताओ कहाँ से देने टॉर्च, फिर निकलते ही क्यों है रात को। चलो देखो, सामाजिक रूप से समायोजित कि हमारा मतलब बस आप लोग ना अब स्टडी को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लो, क्योंकि जीवन में सीरियस लेने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। पढ़ाई को बढ़िया से पढ़ाई की तरह करो और एक अच्छे मार्क्स लेकर के आओ और बस नाम रोशन कर दो। अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको, जॉब ही तो चाहिए, वो मिल जाएगी, टेंशन ना लो भाई। चलो, एक सुसमायोजित व्यक्ति सामाजिक विकास एवं सामाजिकता की दृष्टि से अपनी आयु के अनुसार अच्छी प्रगति करता हुआ पाया जाता है। वह सामाजिक क्रियाओं में सहभागिता प्रदर्शित करता है। वह व्यक्ति अच्छा सामाजिक जीवन यापन के लिए कदम कदम पर गुणों तथा कुशलताओं का अर्जन करता रहता है। व्यवहार का लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर, समायोजित व्यक्ति का व्यवहार तथा दृष्टिकोण स्थिर न होकर के लचीलापन ग्रहण किए होता है। यह व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपनी क्षमताओं तथा कार्य कुशलताओं को ढाल लेते हैं। महत्वाकांक्षा का उचित स्तर यानी एडिक्वेट लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एक समायोजित व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपनी योग्यताओं, सीमाओं एवं परिस्थितियों के संदर्भ में ही संतुलित करके रखता है। इसी कारण वह अनावश्यक चिंता, तनाव तथा परेशानी से बचा रहता है। उसके बाद में देखो, अपने वातावरण संबंधी हालातों से संतुष्टि कि समायोजित व्यक्ति को शिक्षा के लिए घर, परिवार, पास पड़ोस एवं विद्यालय में रहन सहन, लालन पालन, खेल कूद एवं मनोरंजन जैसी भी परिस्थितियों और वातावरण मिलता है। वह उसमें संतुष्टि का अनुभव करता है। वह बिना वजह कोई शिकायत करते नहीं पाया जाता है। हालातों से संघर्ष करने की क्षमता, अभी देखो भाई जीवन में हर एक, देखो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप यहाँ पे भी अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। जो मैरिड हैं, जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सोचते होंगे कि मैं हमेशा फीमेल का ही ऑप्शन लेती हूँ। वो मैं बस इसलिए लेती हूँ कि चूँकि सब समझ जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि मेल जो होते हैं, जो आपके पापा लोग हैं, भैया लोग हैं, उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। उनको तो इतना एडजस्ट करना पड़ता है ना कि अगर आप बस ये मान लो आंसू आ जाएंगे आंखों में। उनको तो सब कुछ देखना है भाई, घर के खर्च, सबके नखरे, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। हालातों से संघर्ष करने की क्षमता। उसके बाद में शैक्षिक विशेषताएं, सामाजिक रूप से समायोजित व्यक्ति का अतीत खुशनुमा तथा प्रसन्नदायक होता है। उनकी उपलब्धि औसत बालकों से अधिक होती है। ये विद्यालय में अपने शिक्षकों प्रति स्नेह एवं आदर भाव रखते हैं। इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है तथा ये अपने मित्रों से उचित व्यवहार करते हैं तथा साथ ही कक्षा में अध्यापकों तथा सहपाठियों से प्रिय होते हैं। ये कक्षा में कमजोर बालकों को अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आप लोग इन्हीं में से होगे ना, अब हमको पता है कि आप लोग ऐसे ही हो। अब देखो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। समायोजित बालक औसत से अधिक बुद्धिलब्धि के होते हैं। अब बुद्धिलब्धि क्या है, पीछे जाओ चैप्टर है वहां से पढ़ लेना, बुद्धिलब्धि मैंने बताया है ना। इनमें तार्किक चिंतन की शक्ति अधिक होती है। ये बालक प्रसन्न रहते हैं तथा तनाव एवं चिंताओं से दूर रहते हैं। इनमें तर्कशीलता एवं विचारशीलता अधिक होती है। अन्य विशेषताओं की अगर यदि बात करें तो समायोजित व्यक्ति में कुछ अन्य विशेषताएं भी पाई जाती है। यदि आप एडजस्टेड पर्सन है ना, तो आपके अंदर देखो ये आपकी अंदर क्वालिटीज होंगी। अगर हैं तो समझ लो आप बहुत अच्छे हैं। कैसे कि सुसमायोजित व्यक्ति को अपने आप को पर्याप्त सम्मान देता है एवं अन्य लोगों को भी आदर सम्मान करता है। मतलब गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट वाला सीन रहता है। सुसमायोजित व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के स्तर से पूर्णतः परिचित होता है। व्यक्ति को परिस्थितियों का ज्ञान होता है तथा वह परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को नियंत्रित करता है तथा अनुकूल आचरण करता है। समायोजित व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपनी योग्यताओं, सीमाओं एवं परिस्थितियों के मध्य संतुलन रखता है। नेक्स्ट थिंग देखो, भली भांति समायोजित व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में यदि कोई बाधा आती है तो वह उन्हें भविष्य में पूरा होने की भी आशा बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो गए, कि एक बार कुछ दिक्कत हो गई तो अब आगे चल करके उसमें भी वो सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई एंड आई विल गिव माई बेस्ट। समायोजन का क्षेत्र एवं प्रकार अब पढ़ते हैं हम लोग। बहुत अल्टीमेट टॉपिक है अब यहाँ से, तो बिल्कुल देखिए, यदि व्यक्तिगत समायोजन की बात की जाए तो व्यक्तिगत समायोजन से अभिप्राय व्यक्ति की अपनी संतुष्टि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति से है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि क्षेत्र तथा वातावरण के अंतर्गत व्यक्ति की कितनी और किस सीमा तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी है। जब तक उसकी आवश्यकताएं अधिकाधिक सीमा तक पूर्ति होती हैं, वह अपने वातावरण एवं समाज के प्रति समायोजित रहता है, अन्यथा वह कुसमायोजन की तरफ अग्रसर होता है। व्यक्तिगत समायोजन के 5 भागों में विभाजित किया गया।
भाग कौन कौन से आपके, तो देखो पहला आपका है शारीरिक विकास और स्वास्थ्य संबंधित समायोजन, यानी जैसे रंग, रूप एवं शारीरिक कायाकल्प उसके स्वास्थ्य संबंधित समायोजन के आधार बनते हैं। मानसिक विकास और स्वास्थ्य समायोजन पर बताते हैं आपको। तो देखो व्यक्ति का मानसिक विकास के समायोजन को दिशा प्रदान करता है। मानसिक विकास के साथ ही वह अपने अनुकूल पर्यावरण एवं परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर उसमें समायोजित होता है। फिर यदि संवेगात्मक समायोजन की बात करें तो व्यक्ति को अपने आप से समायोजित होने के लिए संवेगात्मक परिपक्वता का होना बहुत ही आवश्यक है। आवश्यकता एवं अवसर के अनुसार व्यक्ति के संवेगों की अभिव्यक्ति उसके समायोजन के लिए महत्वपूर्ण है। लैंगिक समायोजन की बात की जाए यदि, तो लैंगिक समायोजन वर्तमान युग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसकी पूर्ति समाज के मापदंडों के अनुसार होने पर ही व्यक्ति समायोजित अनुभव करता है। इसकी पूर्ति में बाधा से व्यक्ति असंतुष्ट या कुसमायोजन की स्थिति में आ सकता है। अनुसंधानों से भी ज्ञात हुआ है कि लैंगिक विकास काम के प्रति उचित दृष्टिकोण एवं बेहतर अभिव्यक्ति एवं तृप्ति से ही वह अपने आसपास के सामाजिक परिवेश में समायोजन करता है। तो ऐसे ही अब हम लोग यदि बात करें सामाजिक समायोजन की, सोशल एडजस्टमेंट की, तो एक मिनट, वेट। ओके ना, ओके देखो, या तो उसमें हम लोगों ने इसको कितने भागों में बांटा है। सबसे पहले पारिवारिक समायोजन। देखो सीधी सी बात है कि व्यक्ति को अपने घर में पारिवारिक माहौल की आवश्यकता होती है जिसमें वह आपसी प्रेम, स्नेह, वार्तालाप एवं समय बिताकर संतोष प्राप्त करता है। जैसे इवनिंग टाइम में शाम में चाय पीना, पापा मम्मा के साथ बैठना, बोलते ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ में। सो उसकी तरफ अगर बात की जाए तो इस प्रकार एक सहयोगी वातावरण उत्पन्न कर वह पारिवारिक उन्नति एवं खुशहाली की तरफ उन्मुख होते हैं। मित्र एवं संबंधियों से समायोजन की यदि बात की जाए तो व्यक्ति समाज में रहकर समायोजन हेतु बहुत सी क्रियाएं करता है। आज की सामाजिक आवश्यकता है। अनुकूलन स्थिति में वह अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए अपनी खुशियों एवं आवश्यकताओं को एक दूसरे से बांटता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलने के लिए वह अपने दुखों को भी अपने मित्र एवं सगे संबंधियों में बांटता है। आशापूर्ण एवं खुशहाल जीवन के लिए यह अति आवश्यक है। ठीक ऐसी हिसाब से आपका होता है व्यावसायिक समायोजन। व्यावसायिक समायोजन की यदि बात की जाए तो व्यावसायिक कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक करते हुए संतुष्टि प्राप्त करना, किसी प्रकार का दबाव अथवा बोझ नहीं अनुभव करना, अपने व्यावसायिक कार्यों के सहकर्मियों से समायोजित होना। ये नहीं कि जो आपकी दुकान या आपकी कंपनी के या आपके ऑफिस के वर्कर्स हैं आप उनके साथ जो है नहीं एडजस्ट हो रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय के प्रति ईमानदार एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, साथ में सहयोगात्मक वातावरण उत्पन्न कर व्यवसाय को प्रगतिशील बनाना। ठीक, उसके बाद में कुसमायोजन। अभी आपने सब कुछ क्या पढ़ा, समायोजन से संबंधित यानी एडजस्टमेंट से संबंधित पढ़ा। अब आप पढ़ोगे इसके आगे कु लगा लो। कु का मतलब ही हो गया जो समायोजन ना कर पाए, जिसके जीवन में समायोजन की ही कमी बनी रहे, उससे देख लो क्या होता है। ये देखो मनुष्य की इच्छाएं क्या हैं बताओ। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है ना, मनुष्य की जो डिजायर्स है वो अनंत है। कैसे अनंत है? आज आप सोचते हो कि एक बाइक मिल जाए मेरे को, जैसे ही आपको पापा ने बाइक दिला दी, अब आपने सोचा यार ये वाली बाइक नहीं, अब हमको चाहिए R15 मिल गई आपको। उसके बाद में आपने सोचा अरे यार बाइक नहीं अब कार चाहिए। कार में आपको पापा ने पहले स्विफ्ट दिलाई, फिर उसके बाद में आपने सोचा स्विफ्ट नहीं यार, स्विफ्ट नहीं चाहिए, अब हमको फॉर्च्यूनर चाहिए। तो दिन प्रतिदिन जब आपकी डिज़ायर एक चीज़ को पाने की होती है और उस चीज़ को आप अचीव कर लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समायोजित हो गए, नहीं, आप अभी भी असमायोजित अर्थात कुसमायोजन की स्थिति में हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं क्या है, अनंत है। देखो व्यक्ति की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति न होने पर वह असंतुष्ट रहता है और सदैव उन्हीं के बारे में सोचता रहा है कि यार कैसे लेंगे फॉर्च्यूनर, कितनी मेहनत करनी होगी, ये ऐसी बातें है ना। तो इन आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए वह बेचैन रहता है। ऐसे में उसका मानसिक संतुलन खो जाता है। कई बार वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनुचित युक्तियों का सहारा लेना शुरू कर देता है। इस प्रकार के व्यवहार का कुसमायोजन कहा जाता है। गेट्स के अनुसार व्यक्ति कुसमायोजित वातावरण से असंतुलन के कारण होता है। व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के मध्य तालमेल स्थापित न होने पर वह तनाव, दुश्चिंता, कुंठा आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लग जाता है। इस असामान्य की स्थिति में कुसमायोजन या मानसिक रोगग्रस्तता कहते हैं। यथार्थ और आदर्श रूप के मध्य की दूरी को समझ नहीं पाने वाले व्यक्ति प्रायः कुसमायोजन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब देखो जरा कुसमायोजन के लक्षण क्या हैं।
कि भाई कैसे पता चलेगा कि सामने वाला बंदा या बंदी जो है वो कुसमायोजित है। तो इसमें व्यक्ति दुखी होता है, निराशावादी होता है, चिंताग्रस्त रहता है। इसमें व्यक्ति की आत्मा संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। इस स्थिति में परिवर्तन का अभाव पाया जाता है। व्यक्ति अपने वातावरण के अनुकूलन में असमर्थ रहता है। व्यक्ति प्रायः शारीरिक रूप से दुर्बल एवं मानसिक विकार व दोषों से ग्रस्त रहता है। उसका व्यवहार चिड़चिड़ा सा रहता है और सामान्य विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य एवं संतुलन को खो बैठता है। वह संवेगात्मक रूप से अस्थिर एवं अनिश्चित मन वाला होता है। कुसमायोजित व्यक्ति पर्यावरण की उपेक्षा एवं दबाव के प्रति अनुचित अनुक्रिया करता है। कुसमायोजन के तत्व या समायोजन के खतरे क्या होते हैं? सबसे पहले तो तनाव, टेंशन बहुत होती है। जिन लोगों को टेंशन होती है ना, वो एक तरीके से वही क्या कर पाते, अपने जीवन में एडजस्टमेंट नाम की चीज़ नहीं कर पाते, इसीलिए उनको इतनी ज़्यादा टेंशन होती। छोटी छोटी बातों की टेंशन होती है। गेट्स के अनुसार बताएगा कि तनाव संतुलन की अवस्था है जो व्यक्ति को उत्तेजित दिशा को समाप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समय की मांग के अनुरूप व्यवहार न करने की स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। अब यदि भग्नाशा बोलो या कुंठा बोलो, यानी फ्रस्ट्रेशन, आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना छोटी छोटी बातों पे, तो उसी के अनुरूप अगर कौलसनिक जी के अनुसार पढ़ो तो भग्नाशय यानी कुंठा महत्वपूर्ण इच्छा या लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर व्यक्ति की जाने वाली भावना है। मन ने व्यक्ति की किसी प्रेरणा युक्त व्यवहार की संतुष्टि न होने पर उत्पन्न व्यवस्था को भग्नाशा कहते हैं। भग्नाशा बोलो या कुंठा बोलो, है ना। इसमें व्यक्ति चिंता, दबाव, कष्ट, परेशानी, क्रोध आदि का मिलाजुला रूप अनुभव करता है। देखो ये सिंपल इतनी हिंदी है कि आप नॉर्मली हम जो बोल रहे हैं उसको सुन भी रहे हो अगर अच्छे से तो सब कंप्लीट कर लोगे, है ना। सामान्य, अब देखो दबाव क्या होता है, प्रेशर जिसको आप बोलते हो ना। सामान्य अर्थ में समायोजन को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को दबाव कहते हैं। काफर एवं एप्ली के अनुसार दबाव एवं एक संकट की स्थिति है जिससे उबरने के लिए व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा को लगा देता है। दबाव प्रतियोगिता के कारण पैदा होता है। सफलता, असफलता एवं आत्मसम्मान की रक्षा के समय भी दबाव उत्पन्न होता है। मॉरिस ने दबाव को एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्धता की अवस्था मानी है जिसमें व्यक्ति को तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन से अनुकूल करने की विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करना होता है। अब दुश्चिंता क्या होती है? एंजाइटी, संघर्ष यानी कन्फ्लिक्ट। तो ये सब चीज़ें आप अपने अनुसार अपने पीडीएफ के माध्यम से पढ़िएगा। बालकों में कुसमायोजन के कारण क्या होते हैं? पहली बात तो शारीरिक बनावट। गिलबर्ट ने अपने एक अध्ययन से माध्यम से ये व्यक्त किया है कि यदि एक बालक को शारीरिक बनावट सामान्य से हटकर होती है तो वह बालक दूसरे बालकों के समक्ष हंसी का पात्र बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह हीन भावना से ग्रस्त होता है और कुसमायोजित महसूस करता है। माता पिता का व्यवहार, देखो अगर आपके पेरेंट्स का व्यवहार बालकों के प्रतिकूल होता है तो बालक का व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है। माता पिता द्वारा बालक को अस्वीकार कर देने पर उसमें लाचारी, असुरक्षा एवं अकेलेपन जैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप बालक कुसमायोजित होने लगता है। एक अन्य परिस्थिति में जब माता पिता बालक को जरूरत से ज्यादा प्यार दुलार करते हैं, इसमें भी बालक कुसमायोजित व्यवहार दिखाने लगता है। तो मतलब ना तो ज्यादा प्यार ही देना चाहिए बच्चे को और ना ही ज्यादा उससे मतलब ऐसे रखना चाहिए एकदम डरा धमाका के कि वो अकेलापन महसूस करे, उसको ऐसा लगे कि यार हमसे तो कोई जीवन में प्यार ही नहीं करता है। ऐसी फीलिंग भी बच्चे के अंदर नहीं आनी चाहिए। गरीबी की वजह से भी आप असमायोजित हो सकते हैं, कुंठा की वजह से, धार्मिक भावनाओं की वजह से, और कहीं कहीं तो लड़के और लड़के की भेद की वजह से कि भाई वो पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगी, वो काम करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो लड़का है इसलिए काम नहीं करेंगे, फलाना चीज़ है, धमाका चीज़ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसकी समस्या जिसको है उससे निराकरण या उससे उपाय क्या हो सकते हैं, उसके उपाय देख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके यहाँ भी आपसे जुड़ा कोई आदमी ऐसा है तो उसके लिए शायद आप उसकी हेल्प कर पाओ कि माता पिता और शिक्षक को बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बालक की भावनाओं को दमित करने की अपेक्षा प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। मतलब जो बच्चा सोच रहा है आप उसको पूछो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, बच्चा आखिर उसको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, ये जानो, है ना। उसके बाद में देखो क्या घर एवं परिवार में अपनत्व की भावना और स्वास्थ्य वातावरण का होना आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपका फैमिली जो सीन है, फैमिली मैटर, वो एकदम अल्टीमेट होना चाहिए, अन्यथा बच्चा टेंस रहेगा। बच्चों के संवेगात्मक विकास और व्यवहार को समझने के लिए अध्यापक और अभिभावकों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। बालकों के निराशा और असफलताओं का सामना करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अध्यापक को बच्चों की समस्याओं के कारण का ठीक से पता लगा कर उनके समाधान के लिए अभिभावकों से मिलकर कार्य करना चाहिए। स्कूल में बच्चों को मनोरंजन के उपयुक्त साधन प्रदान करते हुए सहगामी क्रियाओं में व्यस्त रखना चाहिए। कुसमायोजित बालकों के सम्मुख उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हुए नैतिक शिक्षा का महत्व बताना चाहिए, है ना। उसके बाद में देखो नेक्स्ट, ये आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आप ये करके क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो अगर कोई बच्चा क्या कुसमायोजित है। अध्यापकों की समायोजन प्रक्रिया में सहभागिता, कि मतलब एक टीचर कैसे
मतलब उसमें पार्ट बन सकता है किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम में, जो अगर वो असामाजित है, चीज़ों में एडजस्टमेंट नहीं बैठा पा रहा है। तो अपनी कमजोरी एवं शक्ति का बोध, सर्वप्रथम बालक को स्वयं की कमजोरी का गुण का बोध कराना आवश्यक होगा। मतलब एक टीचर क्या करेगा, वो बच्चा इस बात से परेशान रहता है कि मान लो उसका डेली का होमवर्क टाइमली कंप्लीट नहीं होता, वो पीछे वाली एक्सरसाइज करते तब तक मैम आगे पढ़ा देती है, आगे की एक्सरसाइज करा देती है ना। तो उसको अब वो परेशान है इसी बात सब बातों से, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है क्लास में, तो टीचर को बताना होगा कि उसके अंदर की कमी क्या है, आखिर ऐसा क्या है जो सब बच्चे वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो वो बच्चा जो है वो नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्या है, तो उसको बताओगे बेटा देखो तुम खेलने ज़्यादा जा रहे हो, है ना, सोई सोई ज़्यादा कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करने बैठते हो तो वर्क क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो उसको आपको इस तरीके से समझाना है कि उसको लगे कि हाँ ये बात सही है, मैम सही कह रही, आधा घंटे के बजाय अगर हम 1 घंटा दें तो हमारा भी वर्क अन्य की अपेक्षा कंप्लीट रहेगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे आप एज एन टीचर एक स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं। जब तक बालक अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं से भलीभांति परिचित नहीं होगा, वह निरर्थक प्रयत्न करता रहेगा जिससे उसे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी और अंततः वह कुंठा, तनाव और निराशा से ग्रसित हो जाएगा। अतः अध्यापक को बच्चों को उनकी क्षमता, अच्छाई, बुराई एवं कमजोरियों को ज्ञान कराकर उनको स्वीकार करने की आदत का विकास कर तथा उनमें उचित संशोधन कर प्रगति मार्ग पर अग्रसर रहने में भरपूर सहयोग प्रदान करना चाहिए। उसके बाद में देखो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, जो अब उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं ना वो बच्चों को पूरी होनी चाहिए, वरना वो क्या हो जाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, औरों को देखेंगे उनको लगेगा हमारे पास तो हर चीज़ की कमी बनी रहती है। उचित बुद्धि एवं विकास पर ध्यान, आकांक्षा या उच्च आकांक्षा का स्तर, यानी कि जो उनकी लेवल है एस्पिरेशन का, देखो क्या कि बड़ा बालक अपनी आकांक्षा या उच्च आकांक्षा का स्तर तय करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों में अपनी सामर्थ्य, योग्यता आदि का उच्च स्तर तय करने में असमर्थता का अनुभव करते हैं तथा कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। अतः अध्यापक का यह परम कर्तव्य है कि वह छात्रों को उचित आकांक्षा एवं उच्च आकांक्षा स्तर तय करने में संपूर्ण योगदान प्रदान करें। ओके, तो देखो ये हो गए आपका कंप्लीट ऑलमोस्ट चैप्टर। आप पीडीएफ के माध्यम से ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बहुत 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 ईजी हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि आपको पेपर, आप एक खुशखबरी की बात बता ही दें, हम कल कहे थे ना आपसे, पेपर 3 यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के हैंड रिटन नोट्स हम आपको दे देंगे। तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा पे भी करना होगा, तो वो हम आपको बता देंगे, वो दिसंबर के एंड में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप चाहो तो और बाकी, हाँ बाकी नहीं मिलेंगे, सिर्फ शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के ही मिलेंगे। पेपर 3 जो है आपका। पीजी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन एंड होने के बाद में पीडीएफ मिल जाती है। सो बाकी आप अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और यदि आप पुराने हैं या न्यू हैं कुछ भी हैं तो आप अपने दोस्तों तक एक बार ग्रुप में शेयर कर दो चैनल को, है ना, ऐसा हो कि वो भी आया करें, बढ़िया साथ में पढ़ोगे, बताओगे। एक जैसे अपने क्लास में एक बच्चा आया, उसने सूरज का रेफरेंस दिया तो अच्छा लगा ना कि आप लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो। सो आपको ये काम करना होगा। और उसके बाद में ये आज आपकी कक्षा थी, ये मान के चलिए लास्ट क्लास है ये आपकी, है ना। तो अब हम आपको कुछ नया शुरू करेंगे बहुत जल्द, तो परेशान होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, टेस्ट लाने की भी कोशिश करेंगे। एक तो कुछ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, इस वजह से चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, मतलब टेस्ट के विषय में मैं ज़्यादा कुछ कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। बाकी जल्दी ही प्रयास रहेगा टेस्ट वेस्ट कराने का भी, है ना, तो टेंशन नहीं लो। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी लिखो फटाफट से अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप इन नेक्स्ट क्लास। ओके।